सुरेश तिवारी जी को मेरा नमन। आज उन्हीं के कहीं ना कहीं मार्गदर्शन का प्रभाव है कि जो आपके बीच में ये स्कूल, ये बच्चे, ये समर कैंप और मैं स्वयं भी उपस्थित हूँ। यहाँ मंचासीन सुरपुरा थाना प्रभारी अमित सिकरवार जी और भदौरिया जी, सुरेंद्र भदौरिया जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, कृष्ण गोपाल शर्मा जी जो अभी कुछ समय के लिए चले गए हैं, थोड़ी देर बाद आएंगे आपके बीच में, मंच संचालन कर रहे हैं राम कुमार पांडे जी, एवं कोच की भूमिका में अतुल, दुर्गेश और चेतन, ये तीनों यहाँ उपस्थित हैं। इसके साथ ही बच्चों के पेरेंट्स और बच्चों को शिक्षा देने वाला गुरुजनों का स्टाफ, इन सभी को मैं नमन करता हूं और इनके द्वारा जो मुझे यहाँ अवसर दिया गया है सेवा का, इसके लिए मैं इनका ऋणी रहूंगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं दुनिया जहान में जहां भी रहूं, जब भी कभी शिक्षा की बात आती है तो मैं अपने सारे कार्य छोड़कर शिक्षा जगत से जुड़ने की भरपूर कोशिश करता हूं। वैसे मैं अपने बारे में आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूं कि मैं भिंड जिले का ही रहने वाला हूं। फूप के आगे बरही गांव है, मैं वहां का निवासी हूं और बचपन से ही एक अभिलाषा थी मन में, पुलिस की वर्दी, जैसा कि भिंड जिले में सभी की होती है, हर युवा एक सपना देखता है कि मैं वर्दी पहनूं, वैसी ही मेरी भी अभिलाषा थी और ईश्वर ने साथ भी दिया। सब इंस्पेक्टर से भर्ती हुआ, आज मैं डीएसपी हूं। ईश्वर की विशेष अनुकंपा से कौन बनेगा करोड़पति भी मैं खेल चुका हूं। मैं 25 लाख का विनर हूं कौन बनेगा करोड़पति। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन जी ने मुझे अपनी एक्सपर्ट टीम में भी शामिल किया और कौन बनेगा करोड़पति में बतौर एक्सपर्ट जो बैठते हैं, जिनसे लाइफलाइन के तौर पर कंटेस्टेंट प्रश्न पूछते सकते हैं, मैं उस सीट पर भी 4 एपिसोड में बैठ चुका हूं। ईश्वर ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, हर जगह पर्याप्त मान, सम्मान, यश, वैभव सब कुछ दिया। सबसे महत्वपूर्ण था कि मैं अपने जीवन को कैसे जीऊं, क्या सिर्फ अपने लिए या समाज के लिए भी। तो प्रश्न का उत्तर बहुत साधारण है और बहुत सिंपल है कि जब भगवान ने सब कुछ दे दिया है तो फिर वो इसलिए नहीं दिया कि उसका उपभोग आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए करें। अगर ईश्वर ने आपको साधन संपन्न बनाया, अधिकार संपन्न बनाया, तो इसलिए बनाया है ताकि जिसका आप पर सबसे बड़ा ऋण है वो है समाज, और उस समाज का ऋण आपको मृत्यु पर्यंत चुकाएंगे तो भी नहीं चुका पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने भोपाल में जय हिंद शिक्षा संस्थान की नींव रखी और जय हिंद शिक्षा संस्थान में शुरू से ही 2011 में नींव रखी थी और कंपटीशन के लिए मैं पढ़ाया करता था, बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करवाता था। शुरू में 5 साल तक बिल्कुल निःशुल्क चला, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया, लेकिन तब तक कुछ ऐसी एक बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग थी, उसमें चलाया करता था। फिर मुझे लगा बच्चों की संख्या बहुत बढ़ रही है, इसमें संभव नहीं हो पाएगा, तब मैंने फिर एक किराए पर बहुत बड़ी बिल्डिंग ली, वहाँ 2015 से चला रहा हूँ मैं। वहाँ पहुँचा, वहाँ पर हॉस्टल भी हायर किया। पहले मैं अकेला पढ़ाता था, फिर चूंकि बच्चे ज़्यादा हो गए और विभिन्न प्रकार की पढ़ाई पढ़ाने के लिए अन्य फैकल्टी की भी आवश्यकता थी, तो इसलिए मैंने फिर विभिन्न शिक्षकों को भी हायर करना शुरू किया। आज जय हिंद शिक्षा संस्थान में 10 शिक्षक पढ़ाते हैं, 14 अन्य कर्मचारी हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। अभी ये शुरुआत है। संस्थान में 100 बच्चों के रहने की व्यवस्था है
और हमने ये सोचा कि गांव देहात से निकलकर जब बच्चे बाहर जाते हैं तो वो कैसे मैनेज करें। सबसे पहली दुविधा जो होती है बाहर निकलकर कि हम किस संस्थान में जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं है पैसा देके बाद में पता पड़ा कि जबरदस्ती बैठे हैं, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, पढ़ाने वाले अच्छे नहीं हैं। आमतौर पर ये धारणाएं रहती हैं। तो इस बात को सबसे पहले दूर करना था। दूसरी सबसे बड़ी दुविधा, जब बच्चे बाहर जाते हैं तो खाने पीने की बहुत बड़ी समस्या आती है। अच्छा खाना नहीं मिलता बाहर, क्योंकि खिलाने वाले तो प्रोफेशनल हैं, उन्हें तो अपने पैसे बनाने से मतलब है। बच्चा फिर रहे कहाँ, किराए का मकान ढूंढे, लाइब्रेरी के लिए कहीं लाइब्रेरी में पढ़ने जाए, खेलने के लिए ग्राउंड में जाए, फिजिकल तैयारी करनी है तो अलग किसी कोच के पास जाकर ग्राउंड में तैयारी करनी होगी, इंटरव्यू की तैयारी के लिए फिर अधिकारियों को ढूंढना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं बच्चों के साथ आती हैं। इन सारी समस्याओं को जय हिंद शिक्षा संस्थान ने दूर